हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा 2021 का प्रीलिम्स बहुत ही पास में है, तो उस चीज़ को देखते हुए ओनली आईएएस की तरफ से एक नई सीरीज शुरू की जा रही है, जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया जीआई टैग्स के ऊपर होगी। ये सीरीज जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ जो हमारा मेंस का जीएस पेपर 3 है वहाँ पे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी डायरेक्टली टॉपिक मेंशन किया हुआ है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं ये जो जीआई टैग्स हैं इंडिया के अंदर, इनके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक सिग्नेटरी है। ठीक है, उस WTO के अंदर एक रिजीम चलता है जिसका नाम है ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम। ठीक है, अब WTO ने जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको बोला कि आप अपनी कंट्रीज के अंदर कोई पर्टिकुलर कानून बनाइए जिसके थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके या उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। इसी क्रम में भारत सरकार ने या हमारी जो पार्लियामेंट है उसने कानून बनाया जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, तो अब जितने भी जीआई टैग होते हैं वो सारे के सारे रेगुलेट होते हैं इस कानून के थ्रू। अब हम ये देखते हैं इन जीआई टैग्स को देता कौन है। ठीक है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है, अब इसके अंदर और एक बॉडी है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, अब इस रजिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। तो किसी को भी अगर जीआई टैग चाहिए तो वो पहले इस पर्टिकुलर रजिस्ट्री में अपना फाइल करेगा और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं और उसके बाद फाइनली ये रजिस्ट्री जो है वो जीआई टैग देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इस जीआई टैग का। देखिए, जीआई टैग से क्या होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो कि किसी एक जियोग्राफिकल फीचर के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनको एक स्पेसिफिक टैग मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम बात करें कोल्हापुरी चप्पल की बात करें तो कोल्हापुरी जो चप्पल है वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आती है। ठीक है, वहाँ पे बनाई जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है। तो जब एक बार जीआई टैग मिल जाता है तो वो जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसकी अपने आप में पहचान होती है और उस जीआई टैग को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए जो कोल्हापुर में चप्पल बन रही है और जो प्रोसीजर है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, वही उस कोल्हापुरी चप्पल का मार्क अपनी चप्पल पे यूज़ कर सकते हैं। कोई दिल्ली में बैठा आदमी अगर चप्पल बना रहा है तो वो उसके ऊपर जो है वो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो मार्क नहीं कर सकता है, वो फॉलो नहीं कर रहा है उन स्टैंडर्ड्स को, उन प्रोसीजर्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो जीआई टैग्स हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो है वो स्टेट को होता है। एंटायर जो स्टेट है, जो भी हमारे राज्य हैं, सबसे बड़ा उनको होता है, क्योंकि अगर किसी स्टेट के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी अगर जीआई टैग मिलता है तो उससे क्या होता है कि उस स्टेट का कल्चरल एनहांसमेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लीगल प्रोटेक्शन मिलती है प्रोडक्ट्स को, कि हमारे प्रोडक्ट्स को अगर कोई कानूनी रूप से अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मिल गया है तो डेफिनेटली वो एक बूस्ट का काम करेगा। तीसरा क्या है, जो नेटिव एंडेमिक प्रोडक्ट्स है ना उनको भी जो है वो इससे बूस्ट मिलता है। चौथा क्या है कि जब एक बार जीआई टैग मिल चुका है उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्रॉड कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाए और वो भी जो है वो जीआई टैग का ठप्पा लगा ले कि हाँ भाई हमारा भी जीआई टैग है। अगर वो कोई फ्रॉड कंपनी या कोई फ्रॉड पर्सन ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो अनऑथोराइज्ड यूज है उसको हम प्रिवेंशन करते हैं। अब कस्टमर के लिए बेनिफिट क्या है, बहुत सारे कस्टमर ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे तो अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी वाला मिले, इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कश्मीर जाते हैं उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि कश्मीर से हम लोग जो है वो केसर सेफ्रॉन लेके आएँ। ठीक है, तो कश्मीर से जो लोग जाते हैं वहाँ से सेफ्रॉन लेके आते हैं, केसर लेके आते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि भाई मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो लेके
आया हूँ, ठीक है। तो इससे कस्टमर को भी जो है वो अच्छा लगता है कि हम कोई अच्छा एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहे हैं। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर हैं, जो बनाने वाले हैं, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जो लोग शामिल हैं, उनको क्या फ़ायदा है। एक बार आपके प्रोडक्ट का नाम हो गया, पहचान मिल गई उसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इनकम इंक्रीज होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जीआई टैग्स हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला सिग्निफिकेंस, अब इसमें क्या है कि कोई भी जो थर्ड पार्टी है ना, वो इसको अनऑथोराइज्ड रूप से यूज़ नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, वो रसगुल्ला बना रहा है, ठीक है, और उसके रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है। अब मिस्टर बी है, वो भी एक रसगुल्ला बना रहा है, बट ये जो बना रहा है ना, ये जो रसगुल्ला बना रहा है, वो जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उस जीआई टैग वाले प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड रूप से यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पार्टी जो कि वो स्टैंडर्ड को, जो लेड डाउन प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो वो जीआई टैग यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर जीआई टैग मिल गया है तो जीआई टैग एक बार मिल जाने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हम जो स्टैंडर्ड लेड डाउन किया गया है, जो प्रोसीजर रखी गई है उसके अंदर, अगर हम वो प्रोसीजर फॉलो करते, वो स्टैंडर्ड फॉलो करते वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम भी वो है वो जीआई टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये कोई रसगुल्ला बना रहा है, ठीक है, और इसका रसगुल्ला, ये जो भी रसगुल्ला बना रहा है उसको मान लीजिए जीआई टैग मिला हुआ है, ये कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। अब मिस्टर बी है, मिस्टर बी भी सिमिलर क्वालिटी का रसगुल्ला बना रहा है, वही सेम प्रोसीजर, वही सेम इंग्रेडिएंट ये यूज़ कर रहा है। अब मिस्टर ए ये नहीं बोल सकता है कि भाई तुम क्यों ये रसगुल्ला बना रहे हो जीआई टैग वाला, नहीं, आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये बी जो है वो पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड रखा गया है, जो प्रोसीजर, जो इंग्रेडिएंट, वो ए टू जेड वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है कि जब जीआई टैग मिलता है ना, तो जीआई टैग के साथ में एक इंडिकेशन भी मिलता है, आप मार्क समझ सकते हैं, मार्क भी मिलता है, हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये कश्मीर सेफ्रॉन का सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे होंगे ना, एक निशान दिया हुआ है, ठीक है। ये निशान कौन यूज़ कर सकता है, ये वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि ओरिजिनली जो कश्मीर सेफ्रॉन है उसको या तो उगा रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब जिनको ये अलाउड है। अब कोई मिस्टर एक्स वाई जेड जो है वो इसको यूज़ नहीं कर सकता है, गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिग्नेचर भी मिलता है और कस्टमर के लिए भी बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वो मान लीजिए कोई अगर बॉक्स खरीद रहा है, उसको उस बॉक्स पे ये निशान मिलता है, ये मार्क मिलता है, तो वो इजीली समझ जाएगा कि भाई ये ओरिजिनल जो है वो कश्मीर सैफरन है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हैं अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं 2019 में, 20 में और हमारे 2021 के अंदर। तो जम्मू कश्मीर का गुच्ची मशरूम जो है वो बहुत ही अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। मशरूम आप बहुत सारे लोग खाते होंगे, आपके घरों में भी बनता होगा या बाहर भी आप लोगों को पसंद होगा ये मशरूम। तो गुच्ची मशरूम जो है वो काफ़ी एक तो कॉस्टली होती है, इसकी प्राइस लगभग 35,000 36,000 रुपये किलो तक मिलती है। और गुच्ची मशरूम जो है वो फंगस की एक स्पीशीज़ है और ये जो मोरिचेलासी फैमिली है उससे बिलोंग करती है। हालांकि ये साइंटिफिक जो कौन सी फैमिली से कौन सी किंगडम है ये सब हमको याद नहीं करना है, बस हमको इतना याद रखना होता है कि गुच्ची मशरूम जो है वो कश्मीर से आई है, ठीक है। लोकली इसको थुंटू के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, अब मान लीजिए कहीं पे लकड़ी है, लकड़ी ख़राब हो गई है, लकड़ी मिल रहा है वुड कहीं पे ख़राब हो गई है, कहीं ह्यूमस कलेक्ट हो गई है, कहीं पत्तियाँ गल गई हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक ख़ास बात ये है कि जिस स्पॉट पे ये एक बार ग्रो हो गई ना, वहाँ पे नेक्स्ट सीज़न के अंदर ये ग्रो नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि इसके कलेक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज आपने इसको कहीं ग्रो किया है बट नेक्स्ट सीज़न में आप वहाँ ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको कुछ नई लैंड चाहिए। बहुत सारे जगह ये पाई जाती है, उत्तराखंड के अंदर भी हमें मिल जाएगी, हिमाचल के अंदर भी मिल जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी मिल जाएगी, 3 स्टेट के अंदर मेनली ये मिलती है। गुच्ची मशरूम के कुछ हेल्थ के बेनिफिट्स भी हैं।
विटामिन है, पोटेशियम है, कॉपर है। खासकर अगर हम बात करें तो विटामिन डी इसमें बहुतायत में पाया जाता है। विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सन से हम डायरेक्ट विटामिन डी ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, ये सबसे हमें प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया हमारा गुची मशरूम। अब हम देखते हैं कश्मीर सैफरॉन। ठीक है, कश्मीर सैफरॉन देखिए बहुत सारे टीवी में ऐड आते रहते हैं कि हम केसर डालते हैं, ये डालते हैं, हम तो क्रीम जो मतलब फेस क्रीम आती है उसके अंदर डालते हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, देखो कश्मीर की सैफरॉन, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो, 11th क्लास की जियोग्राफी पढ़ते हो, तो जो हमारी इंडियन जियोग्राफी है वहाँ पे आपको एक वर्ड मिलता है करेवा। शायद सेकंड हमारा चैप्टर है उसी के अंदर करेवा आपको दिया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में जहाँ पे नदियाँ ऊपर से बह के आती हैं, अपने साथ में छोटे छोटे कंकर पत्थर जो है वो लेके आती हैं और उसको जमा कर देती हैं, तो वो जो हाईलैंड बन जाता है उसको हम करेवा बोलते हैं। और वो करेवा बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है इस केसर के लिए। ठीक है, कश्मीर के कई ज़िले हैं जैसे पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़, श्रीनगर, इन सब ज़िलों में ये कश्मीर पाई जाती है। और इस कश्मीर की भी कई, ये जो कश्मीरी सैफरन है इसकी भी कई वैरायटी है। मोंगरा, लच्छा, गुच्ची तो अभी हमने देखा ही था। ठीक है, कश्मीर का जो पंपोर ज़िला है, पंपोर, उसको सैफरन बाउल ऑफ द कश्मीर भी हम बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो ईरान दुनिया भर में सबसे टॉप प्रोड्यूसर है सैफरन का, 2 नंबर पे आता है इंडिया। साथ ही साथ इसका बेनिफिशियल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, मेडिसिनल पर्पज़ से इसका यूज़ होता है, काफ़ी सारे इसके पर्पज़ हैं। अब चलते हैं हम उड़ीसा की ओर। उड़ीसा की ओर चलते ही सबसे पहले हमारे पास आता है कंधमाल हल्दी। ठीक है, ये कंधमाल रीजन में पाई जाती है और कंधमाल के अंदर जो डोमिनेंट जो ट्राइब है वो है कोंध। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा में कंधमाल जो रीजन है उसके अंदर कोंध ट्राइब जो है वो जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हल्दी है तो जब से कोरोना चला है तो कोरोना में बहुत सारे लोगों ने हल्दी का यूज़ किया है। ठीक है, दूध में पीने के लिए, ताकि उससे इम्यूनिटी बढ़े। तो हल्दी का यूज जो है वो कंधमाल हल्दी में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ऑयल का कंटेंट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेडिसिनल इसकी वैल्यू भी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा के ही एक और प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है, वो है रसगुल्ला। ठीक है, ये स्वीट है क्योंकि रसगुल्ला तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं। पुरी जो है वहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, तो वहाँ पे इसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है, जब उड़ीसा के रसगुल्ला को जब जीआई टैग मिला तो बहुत ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं विवाद हो गया था, एक डिस्प्यूट हो गया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में। बंगाल वालों का बोलना था कि रसगुल्ला हमारे यहाँ से आया है, उड़ीसा वालों का बोलना था हमारे यहाँ से रसगुल्ला आया है। तो अंत में ये किया गया कि उड़ीसा को अलग से जीआई टैग दे दिया गया और बंगाल के रसगुल्ला को एक अलग नाम से, बांग्लार रसगुल्ला के नाम से एक अलग जीआई टैग जो है वो दे दिया गया। चलते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर का ब्लैक राइस जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, काले रंग का ये चावल होता है। आम भाषा में इसको चक हाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, खास बात ये है कि ग्रेन इसका जो साइज होता है वो लंबा होता है। इसमें जो फाइबर यानी कि जो रेशे की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको लगभग 40 से 50 मिनट जो है वो पकने के अंदर लगता है। ठीक है, इसके बाद इसका यूज जो है वो स्वीट बनाने में, जिसे हम बोलते हैं खीर बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ साथ में इसका यूज जो है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, दवाई वगैरह के लिए भी यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, और कोई ख़ास मौका हो वहाँ पे मणिपुर ब्लैक राइस का उपयोग जो है वो ज़्यादा किया जाता है। अभी एक और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ले लेते हैं, मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में हाल ही में 2 प्रोडक्ट्स को दिया गया है, टाल होलोपुआन और मिज़ोपुआनसेई, इन दोनों को दिया गया है। ये नाम थोड़े से, क्योंकि हम लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज से उतना फेमिलियर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें होती है।
बट आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। पहला जो प्रोडक्ट है ये टाल होलोफुआन जो है, आप यहाँ पे लास्ट के अंदर देख सकते हैं, ये पिक्चर में जो 5th लेडी है इन्होंने ये पहन रखा है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये टाल होलोफुआन का अगर नाम देखें तो इसका बेसिक जो मतलब होता है टू स्टैंड फर्म नॉट टू मूव बैकवर्ड, मतलब सीधा खड़ा होना, ठीक है। तो ये टाल होलोफुआन जो है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये फैब्रिक का ही एक टाइप है, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट गए हो तो आप देख सकते हो मिज़ोरम में, खैर मैं तो कभी नहीं गया नॉर्थ ईस्ट, बट मैंने दिल्ली में कुछ फीमेल्स को इस तरीके का मिज़ो जो फीमेल्स हैं या जो भी हैं उनको मैंने इस तरीके का पहने हुए देखा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मिज़ो पुआनशेई, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक टाइप से शॉल है, या बहुत सबसे मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी स्टेट है सबसे कलरफुल कपड़ा है, इसी को माना जाता है, ठीक है। और मतलब बोल सकते हैं कि भाई हर जो मिज़ो लेडी है उसके पास ये पुआनशेई मिलेगा। ये पहली पिक्चर जो है वो पुआनशेई की है। मैरिज वगैरह में भी और बाकी जो सोशल सेरेमनीज भी होती है उनके अंदर भी इसको जो है वो फीमेल्स यूज़ करती हैं, ठीक है। केरला की ओर बढ़ते हैं। केरला की तिरूर बीटल लीफ, केरला का तिरूर बीटल लीफ मतलब बेसिकली जो पान का पत्ता जो है वो बोल सकते हैं। केरल के ममलापुरम जिले में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। खास बात क्या है इसकी कि इसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है और जो क्लोरोफिल का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्लोरोफिल हमें पता है कि पौधों में क्या करने के काम आता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑयल निकलता है यूजेनॉल, ठीक है। इस वजह से जो रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर वो लोग देख रहे हैं कि हम इस यूजेनॉल का कोई मेडिसिन बनाने में, कोई दवाई बनाने के अंदर यूज़ कर लें। और इस बीटल लीफ का जो है वो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी है इसकी, तो डायबिटीज़, हार्ट स्ट्रोक उनमें भी ये काफ़ी रिलीफ देगा, ठीक है। झारखंड की ओर चलते हैं। झारखंड की बड़ी फेमस है सोहराई खोवार पेंटिंग। सोहराई खोवार पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में की जाती है मेनली, हालांकि ये कुछ एक दो जगह और भी की जाती है, इवन बिहार के एक दो जिलों में भी की जाती है, लेकिन हजारीबाग जो है झारखंड का मेनली वहीं पे ये की जाती है, ठीक है। आदिवासी महिलाएं अपने जो भी वहाँ पे त्योहार होते हैं, कोई पर्व होता है, कोई फेस्टिवल, शादी वगैरह होती है, तो उसमें अपने घरों की जो कच्ची दीवारें हैं उनके ऊपर इसको बनाती हैं, ठीक है। खासकर क्या होता है कि जो इसमें जो पैटर्न्स जो बनाए जाते हैं वो कोई लाइन बना दी जाती है, कोई डॉट, कोई पक्षी का कोई बना दिया जाता है, कोई एनिमल, कोई प्लांट, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब मेनली जो मिट्टी के जो घर होते हैं उसी पे इसको बनाया जाता है। सोहराई खोवार पेंटिंग झारखंड की फेमस है, हजारीबाग जिले में ये की जाती है। अगला है हमारा तेलंगाना की ओर तेलिया रुमाल। देखिए तेलिया रुमाल का 3 शुरुआत के अक्षर आप देखेंगे तो दिखेगा आपको तेल। तेल मीन्स ऑयल, ठीक है, तेल मतलब ऑयल। अब ये तेलंगाना का है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हैंडमेड जो कॉटन लूम है, मतलब हाथ से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं और उनमें पर्टिकुलरली जो है वो कलर भरे जाते हैं, ऑयल की मदद से कलर भरे जाते हैं। और मेनली जो कलर होते हैं वो लाल, काला, वाइट, ठीक है। अब तेलंगाना में था तो वहाँ के जो निज़ाम हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया था। मेनली माना जाता था कि ये तेलिया रुमाल जो है निज़ाम फैमिली के लोग हर कोई रखता ही रखता था, और ये क्योंकि बोला जाता था कि भाई ये अपने आप में एक रॉयल कपड़ा है क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग इसको रखते हैं। बट जैसे जैसे धीरे धीरे निज़ामों का उतना नहीं रहा, निज़ामों का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड होने लग गया, तो धीरे धीरे ये तेलिया रुमाल की जो उतनी मतलब प्रसिद्धि, उतनी चमक इसकी नहीं रही, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर जिले में है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद गोरखपुर से आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें कनेक्शन पता होना चाहिए, तो यूपी वाले लोग हैं उनको तो पता ही होगा ये। अब गोरखपुर का टेराकोटा, मिट्टी से इसमें जो है वो मूर्तियां बनाई जाती है, और किस टाइप की मूर्तियां बनाई जाती है देखिए। गणेश जी की मूर्ति हो गई, हाथी, कोई बुलॉक कार्ट, ठीक है, घोड़ा, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है।
अब मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, मेन चीज़ ये है कि इसमें सारी की सारी मूर्तियां हाथ से बनाई जाती है, बेयर हैंड, मतलब खाली हाथों के यूज से बनाई जाती है। कोई मशीन का, कोई औजार का, कोई टूल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं रखा जाता है, सारे के सारे जो है वो नेचुरल कलर रखे जाते हैं। ठीक है। एक बात और है कि इस टेराकोटा के लिए जो मिट्टी यूज की जाती है वो एक खास टाइप की मिट्टी होती है। ठीक है, एक खास टाइप की मिट्टी है जो कि सिर्फ मई और जून के महीने में ही अवेलेबल होती है। रीजन क्या है, ये मिट्टी तालाब से उठाई जाती है। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो लगभग जुलाई के अप्रोक्स में आता है, तो जब मई और जून होता है तो सारे तालाब लगभग सूख चुके होते हैं, उसी टाइम ये मिट्टी जो है हमें वहां पे मिलती है। ठीक है, तो गोरखपुर टेराकोटा के बारे में ये सारी बातें थी। अब हमारा ये जो लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज चल रहा है ये 22 तारीख से शुरू है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे टेस्ट रहेंगे, आप इन सबको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आपने सारी पढ़ाई तो कर ली है, बस आपको उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंटेशन ही है बस अब आपका करना बाकी रह गए। तो ये सारे टेस्ट आपको मदद करेंगे। तो ये हमारा जो जीआई टैग का पहला पार्ट था। जीआई टैग में काफ़ी सारी चीज़ें और बची जिसको हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे। तमिलनाडु की बहुत